हेलो फ्रेंड्स, हम कक्षा 11वीं एनसीईआरटी केमिस्ट्री का पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसके पिछले 5वें वीडियो में मैंने आपको विमीय विश्लेषण और उससे संबंधित कुछ कैलकुलेशंस बता दिए हैं। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं 6वें वीडियो में। आज इसमें पढ़ने वाले हैं रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, इसमें हम ये देखेंगे कि एक से ज्यादा पदार्थ, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो या कोई यौगिक हो, ये जब आपस में संयोजन करके या रिएक्शन करके, रासायनिक क्रिया करके जब कोई दूसरा पदार्थ, यौगिक वगैरह बनाते हैं तो उसमें किस प्रकार के नियम लागू होते हैं। ठीक है, जैसे उनमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, एवोगैड्रो का नियम, आयतन का नियम, गैसीय आयतन का नियम, ये सब कई प्रकार के नियम लागू होते हैं। इन नियमों को आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए, द्रव्यमान तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। किसी भी वस्तु में जो उसका द्रव्य की मात्रा होती है वो उसका द्रव्यमान होता है, जिसको हम केजी में निकालते हैं। और जनरली इसी को आप तौलते हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम लोग 60 किलो के हैं, 70 किलो के हैं, तो वो द्रव्यमान को ही हम तौलते हैं, जो कि हमेशा फिक्स्ड होता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जब रिएक्शन होता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कोई चीज बदलता है या रिएक्शन करते हैं, उस समय रिएक्ट करने वाले, जो क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, उनका कुल द्रव्यमान और क्रिया में बनने वाले जो पदार्थ हैं उनका द्रव्यमान बराबर रहेगा। कभी कभी यह देखा गया है कि क्रियाकारी पदार्थों का द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा रहता है और जो उत्पाद बनते हैं उनका द्रव्यमान थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उसके पीछे कारण होता है कि जो द्रव्यमान का नुकसान हो रहा है, यहां पर हानि हो रही है, वो ऊर्जा के रूप में निकल जाती है। जैसे कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रियाएं हैं जिसमें से कुछ ऊष्मा निकल रही है, तो द्रव्यमान का जो लॉस हो रहा है यहां पर, वो ऊष्मा के रूप में निकल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो द्रव्यमान अभी भी चाहे ऊष्मा या ऊर्जा के रूप में है, तो वो भी अभी संरक्षण के नियम का ही पालन कर रहा है। ठीक है, और ये जो ऊष्मा या ऊर्जा के रूप में जो क्षरण होता है, ये बहुत कम मात्रा में होता है, क्योंकि थोड़ी सी भी द्रव्यमान से बहुत ज्यादा ऊर्जा बनाई जा सकती है। ठीक है, तो उसी को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इस नियम को लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, एंटोइन लेवोजियर। ठीक है, इस नियम के अनुसार द्रव्य ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो बनाया जा सकता है। ये देखिए, ना तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। कोई भी द्रव्य है ना, वो जितना बना हुआ है वो बना हुआ है। ठीक है, उसको आप बना नहीं सकते, वो प्राकृतिक तौर पे बना हुआ है। और जैसा मैंने बताया था, इस नियम को एंटोइन लेवोजियर ने सन 1789 में दिया था। उन्होंने दहन अभिक्रियाओं का प्रायोगिक अध्ययन ध्यानपूर्वक किया और फिर ऊपर दिए गए निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए, यहां पर एक जो आपको विशेष ध्यान रखना है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दहन प्रक्रियाओं का अध्ययन किया था। और दहन प्रक्रियाएं, अभिक्रियाएं क्या है, जिसमें कोई चीज जलता है, और जलने का सीधा मतलब है कि उसमें बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो जब ऊर्जा निकल रही है, गैस निकल रही है, राख बच रही है, तो इन सभी चीजों का कैलकुलेशन किए उन्होंने कि जो गैस है और राख है, ये जो बचे हुए, इनका द्रव्यमान अगर कम है, जो क्रियाकारी पदार्थों के द्रव्यमान से अगर कम है, जैसे मान लो क्रियाकारी द्रव्यमान आपने 1 किलो लिया है और इसमें से जो गैस और राख बची वो मान लो 0.99 kg है, मतलब 0.01 kg इसमें कम हो गया। तो इसका मतलब है कि इतने से वो ऊर्जा बन के निकल गई है, ऊष्मा बन के निकल गई है। तो इस तरह से इन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया, ध्यान से अध्ययन किया, और इसी चीज की इन्होंने इस नियम को दिया कि कोई परिवर्तन होता है जब रासायनिक परिवर्तन, तो उसमें द्रव्य की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, रसायन विज्ञान की बाद की कई संकल्पनाएं इसी पर आधारित हैं। ठीक है, तो बाद में जब आयतन, गैसों के आयतन का नियम हम जब पढ़ेंगे, तो उसमें भी वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम जैसा ही नियम है, वो उसी का गैस के रूप में नियम है। वास्तव में अभिकर्मकों और उत्पादों के द्रव्यमानों के यथार्थपरक मापनों और लेवोजियर द्वारा प्रयोगों को ध्यानपूर्वक करने के कारण ऐसा संभव हुआ है। तो इन्होंने, अभिकर्मक का मतलब होता है जो क्रियाकारी पदार्थ हैं, जो क्रिया करते हैं वो अभिकर्मक है, और उनसे बनने वाली चीजें वो उत्पाद हैं। तो इन दोनों का इन्होंने द्रव्यमान निकाला, और द्रव्यमान निकाल करके उससे इस निष्कर्ष पहुंचे
कि दोनों का द्रव्यमान लगभग बराबर है, और अगर उत्पाद का द्रव्यमान कम है तो उसके एवज में वहां पर ऊष्मा निकली है, ऊर्जा निकली है। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है यहां पर। अब दूसरा नियम है यहां पर स्थिर अनुपात का नियम। देखिए जोसेफ प्राउस्ट ने इसको दिया था, और इन्होंने कहा कि किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में जो परमाणु या आयन होते हैं उनका एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे अगर आपने कहीं भी वाटर कहा तो वाटर मतलब H2O, और H2O का मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 के रूप में रहेंगे। यह अनुपात किसी भी यौगिक का किसी भी अवस्था में नहीं बदलता है। अगर यह अनुपात बदल गया तो यौगिक ही बदल जाता है। जैसे मान लो ये अनुपात 2:1 है, इसको आप 2:2 कर दें तो फिर ये H2O2 हो जाएगा, जो कि पानी नहीं है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। मतलब ये है कि किसी भी यौगिक में जो वो है अनुपात है, दोनों जो उनके घटक हैं, संघटक हैं, उनके जो अनुपात हैं दोनों तीनों के, वो फिक्स्ड होते हैं, है ना। यह नियम फ्रांसीसी रसायनज्ञ जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। उनके अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि यौगिक जो होते हैं, जैसे H2O है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर ऑक्साइड है, ये यौगिक है, ये तत्वों के बने हुए हैं। तत्व जो है विभिन्न अनुपात में मिले होते हैं, किसी एक यौगिक में उनका अनुपात फिक्स्ड होता है। प्राउस्ट ने क्या किया था, देखिए इन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट का अध्ययन किया था। क्यूप्रिक कार्बोनेट क्या है, CuCO3, जिसमें कॉपर जो है क्यूप्रिक फॉर्म में है। ठीक है, मतलब Cu डबल प्लस फॉर्म में है, ये क्यूप्रिक होता है, और Cu सिंगल जो है ये क्यूप्रस होता है। और कार्बोनेट चूंकि डबल माइनस है इसलिए यहां पर ये क्यूप्रिक है, यानी Cu डबल प्लस है। ठीक है, तो क्यूप्रिक कार्बोनेट का इन्होंने अध्ययन किया था। कैसे अध्ययन किया था, तो क्यूप्रिक कार्बोनेट एक प्राकृतिक तौर पे जो जमीन से निकलता है अयस्क के रूप में, उसका प्रयोग किया था, और दूसरा जो संश्लेषित किया गया था कृत्रिम रूप से, उसका इन्होंने जो है अध्ययन किया। तो अब इसमें देखिए कि तांबे का, कार्बन का और ऑक्सीजन का, क्योंकि आपने लिखा CuCO3, तो इसमें तीन चीजें हैं, कॉपर है, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो इन तीनों का अनुपात आप देखिए, प्रतिशत अनुपात देखिए, तो प्राकृतिक वाले में और संश्लेषित वाले में आप देख सकते हैं तांबा और कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रतिशत मात्रा है वो एक जैसा है, चाहे आप प्राकृतिक देख लो चाहे संश्लेषित देख लो। तो मतलब ये है कि कोई भी यौगिक है उसमें जो भी तत्व हैं वो एक निश्चित अनुपात में ही रहेंगे, चाहे वो बनाए गए हो चाहे प्राकृतिक तौर पे बने हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको H2O का भी दिया था वैसा। ठीक है, और अगर आपने अनुपात बदल दिया तो फिर वो यौगिक ही बदल जाता है। ठीक है, अतः जोसेफ प्राउस्ट ने निष्कर्ष निकाला कि स्रोत पर निर्भर न करते हुए किसी यौगिक में उपस्थित तत्व के द्रव्यमान समान अनुपात में पाए जाते हैं। इस नियम को कई प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया जा चुका है। इसे कभी कभी निश्चित संघटन का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो निश्चित संघटन का नियम का मतलब क्या है, उसके जो संघटक हैं, उसके जो उसमें जो चीजें हैं, जो तत्व हैं, उनके संघटक कहलाते हैं, वो एक निश्चित अनुपात में है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 अनुपात में पानी में है ना। तो एक बहुत अच्छा नियम है ये, शुरुआती नियम, जो केमिस्ट्री को समझने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब है गुणित अनुपात का नियम। अब गुणित अनुपात का नियम क्या है, इसमें जो है जोसेफ लुइस गेलुशाक ने गैसों पे कई प्रकार का काम किया था। हम आगे और कई जगहों पे इनका नाम पढ़ेंगे। तो गेलुशाक ने यह बताया कि कोई एक एलिमेंट, कोई एक तत्व जो है किसी दूसरे तत्व से अगर कई अलग अलग अनुपात में अगर वो कॉम्बिनेशन करता है तो वो एक निश्चित गुणित अनुपात में करेगा। जैसे कि यहां पर H2O2 का ही दिया है, H2 और H2O2 का। देखिए जैसे H2O और H2O2, इसमें अनुपात आप देखिए, इसमें हाइड्रोजन का अनुपात ऑक्सीजन के साथ 1 है और इसमें 2 के साथ है। मतलब ये है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 1, 2 इस तरह के अनुपात में कॉम्बिनेशन कर रहा है। तो एक निश्चित सिंपल गुणित अनुपात है, मतलब एकदम साधारण सा गुणन है कि 1 है, 2 है, 3 है, तो एकदम सिंपल सा गुणन अनुपात में ये कॉम्बिनेशन कर रहा है।
यह नियम डाल्टन द्वारा 1803 में दिया गया। ठीक है, ये गै-लुसाक बाद में इन्होंने गैसों पे काम किया था, तब ये नियम दिया था। ठीक है, अभी तो फिलहाल डाल्टन ने ये नियम शुरुआत में दिया, डाल्टन द्वारा 1803 में दिया गया। इस नियम के अनुसार यदि दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जैसे एक से अधिक यौगिक H2O और H2O2 बन रहे हैं, ये इसमें दोनों में एक ही तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होते हैं। छोटे पूर्णांक क्या है? 1, 2, 3, 4 ये छोटे पूर्णांक है, पूर्ण अंक। ठीक है, 1.2 ये पूर्णांक नहीं है, 1, 2, 3, 4 ये पूर्णांक है। ठीक है, जैसे कि इन दोनों में हमने कहा H2O2 और H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर दो यौगिक जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं, तो H2O और H2O2 बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन दोनों में H2 है। ठीक है, मतलब ये 2 ग्राम है। आपको पता है ना कि हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 1 है, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम के बराबर हुए, जबकि H2O में ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16। ठीक है, तो दो ये जो है ग्राम, ये 16 के साथ कॉम्बिनेशन किए हैं, 18 ग्राम बनाया है। इसमें हाइड्रोजन H2O में और H2O2 में ये 2 ग्राम जो है इसके 32 ग्राम के साथ कॉम्बिनेशन करके टोटल 34 ग्राम बनाया है। तो मतलब ये है कि हाइड्रोजन का 2 ग्राम दोनों में है, जबकि इसका 16 और 32 ग्राम, यानी 1 और 2 के अनुपात में यहां पर कॉम्बिनेशन किया है। इसी को मैं शुरू से आपको बताते आ रहा हूं, तो उसी को ये थोड़ा सा लंबा करके यहां पर समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, तो आपको परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान अभी हम इस चैप्टर में देखते हैं, आज नहीं तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या होते हैं आणविक द्रव्यमान और परमाणु द्रव्यमान। तो ये आणविक द्रव्यमान निकाला है, H2O ये आणविक द्रव्यमान है, जबकि ये परमाणु द्रव्यमान है, और ये हाइड्रोजन का भी आणविक द्रव्यमान है। ठीक है, तो अणु का मतलब है एक से ज्यादा परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, तो परमाणुविक द्रव्यमान का मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान, और आणविक द्रव्यमान का मतलब एक अणु का द्रव्यमान है ना। इन दोनों को हमको यहां पर देखना है। ठीक है, अब देखिए गै-लुसाक, मैंने कहा था ना कि गैसों पे इन्होंने काफी काम किया हुआ है, तो गै-लुसाक का गैसी आयतनों का नियम देखिए, गै-लुसाक ने जिन चीजों को गैसों के लिए दिया है निश्चित अनुपात का नियम या गैसीय आयतनों का नियम, वही जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो शुरू में आपने पढ़ा, उसी को यहां पर गैसों के लिए दिया गया है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब क्या है कि जब दो चीजें मिलकर के रिएक्शन करके तीसरी चीज बनाते हैं तो उनका द्रव्यमान बराबर रहता है, यही बोला था ना हमने। यहां पर भी ऐसा है कि दो गैसें जब मिलकर कोई तीसरी चीज को बनाते हैं तो उसमें उनका आयतन बराबर रहता है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक एक आयतन मिले हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो जल बनेगा वो जो है वो 2 के अनुपात में मिलेगा, मतलब 1 और 1 और ये 2 ऐसा है ना, तो निश्चित आयतन आपको मिल जाएंगे। यह नियम गै-लुसाक के द्वारा दिया गया था, जिसका फोटो पीछे आपने देखा है। डाल्टन का फोटो जो है हम आगे आपको दिखाएंगे, ये गै-लुसाक का फोटो है, डाल्टन का ऐसा चश्मा पहनने वाला फोटो हम आगे अभी देखेंगे। डाल्टन ने जो परमाणु पे काम किया था वहां पर इसका फोटो देखेंगे। ठीक है, तो 1808 में गै-लुसाक ने गैसीय आयतनों का नियम दिया। उन्होंने पाया कि जब रासायनिक अभिक्रियाओं में गैसें संयुक्त होती हैं, देखिए गैसों का संयुक्त होना या बनती हैं, तो उनके आयतन सरल अनुपात में होते हैं, बशर्ते सभी गैसें समान ताप और दाब पर हों। देखिए जो गैसें कॉम्बिनेशन कर रहे हैं उनका ताप और दाब एक जैसा रहेगा, तो मिल करके जो चीज बनाएंगे उसका भी अनुपात उनके बराबर रहेगा, सरल अनुपात में रहेंगे। जैसे यहां पर आप सिंपल समझिए, देखिए इसको कि हाइड्रोजन 100 ml लिया हमने, ऑक्सीजन 50 ml लिया, तो जल ये 100 ml बना H2O। ठीक है, हाइड्रोजन आपने लिया H2 और ऑक्सीजन लिया O, तो मिला H2O। तो देखिए हाइड्रोजन के 100 ml ऑक्सीजन के 50 ml के साथ संयुक्त होकर 100 ml जल वाष्प देते हैं। तो एक निश्चित अनुपात में दिया उन्होंने कि मतलब ये 100 और ये 50 मिलेंगे तो निश्चित है वो 100 ही बनाएंगे। वो ऐसा नहीं कि एक बार 100 बनाएंगे फिर कभी 150 बना दिए कभी 50 बना दिए, ऐसा नहीं है। एक निश्चित आयतन ही बनेगा, यही कह रहा है, उसी ताप उसी दाब पे। ये गै-लुसाक का नियम है कि समान ताप और दाब पे आप करोगे तो हमेशा आपको वही मिलेगा। ये निश्चित आयतन का नियम है। तो वैसे तो आप कहोगे कि यार ये तो बहुत सिंपल चीज है, तो हम जानते हैं,
ये आज आप जानते हो ना, उस समय के लोग नहीं जानते थे, ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, अतः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतन जो आपस में संयुक्त होते हैं अर्थात 100 ml और 50 ml होते हैं, आपस में सरल अनुपात 2.2:1 में होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां पर 2 और 1 के अनुपात में 100 और 50, और उससे मिलकर के जो बना वो 100 ml ही बनेगा। गेल-लुसाक के आयतन संबंधों के पूर्णांक अनुपातों की खोज वास्तव में आयतन के संदर्भ में स्थिर अनुपात का नियम है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी है और स्थिर अनुपात का नियम भी है। अभी जो आपने इससे पहले स्थिर अनुपात का नियम देखा कि किसी यौगिक में जो उसके तत्व हैं वो निश्चित अनुपात में रहते हैं, उसी को घुमा फिरा के गैस में भी कहा गया है। और द्रव्यमान संरक्षण भी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के मिलाने से जितना द्रव्यमान बना वो उन दोनों के बराबर रहेगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी इसमें लागू होता है। ये देखिए, पहले बताया गया स्थिर अनुपात का नियम द्रव्यमान के संदर्भ में भी है। गेल-लुसाक के कार्य की परिपूर्ण सन 1811 में एवोगैड्रो के द्वारा की गई। देखिए, एवोगैड्रो जो है उन्होंने आगे जो काम किया उससे गेल-लुसाक के नियम को बल मिला, उनको सपोर्ट मिला कि हाँ मैं जो कह रहा हूं वो सही है। इस चीज को इन्होंने एवोगैड्रो ने इनके साथ बांटा है, सहयोग किया है। ठीक है, अब है एवोगैड्रो का नियम। ये एवोगैड्रो जो है काफी बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं और इन्हीं के नाम के सम्मान में जो मोल कंसेप्ट है कि एक मोल की जो संख्या है उसको एवोगैड्रो नंबर दिया गया है। जो आप पढ़ते हो ना 6.02210⁻23, ये जो संख्या आप पढ़ते हो एवोगैड्रो नंबर, ये इनके सम्मान में दिया गया है। ठीक है, इतने बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। सन 1811 में एक बात और ध्यान देंगे कि ये जो भी साइंटिस्ट हम अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हैं इनका कुछ ज्यादा महिमा मंडन कर दिया गया है। एक्चुअली इन्होंने जो भी चीजों की खोज की थी, भारतीय ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले उन चीजों को खोज के अपने ग्रंथों में लिख दिया था। मैंने इसको पहले की वीडियो में भी चर्चा किया है। लेकिन एक तो दुर्भाग्य था कि हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई थी, जिसमें लाखों पुस्तकें थी जो पुरानी थी, जिनमें सब ज्ञान भरा पड़ा था, वो जला दी गई। इसलिए हम उस चीज से वंचित रह गए आज, है ना। दूसरा की जो पुस्तकें बची थी उसको ये लोग सब अंग्रेज लोग ले गए अपने यहाँ, और वहां उस पर रिसर्च करके इन्होंने अपने नाम पे नियम दे दिया। ठीक है, जैसे डाल्टन का जो नियम दिया गया था परमाणु का नियम, वो नियम भारत में कणाद ने बहुत पहले दे दिया था। ऐसे ही लगभग सारी चीजों के बारे में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है ना, उसको भास्कराचार्य वगैरह ने पहले ही बता दिया था। तो सारे जो नियम कानून अंग्रेजों ने दिए हैं बाद में, ये 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास से 100-150 सालों में जो दिए गए, वो पूरे भारतीयों के द्वारा खोजे गए जो चीजें थी उसी को दिए गए हैं। ठीक है, ऐसा कोई चीज नहीं था जो भारतीयों ने पहले नहीं खोजा था। ठीक है, 1811 में एवोगैड्रो ने प्रस्तावित किया कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। ये देखिए, ठीक है, तो ताप, दाब और आयतन अगर बराबर रखते हैं किसी गैस का, तो 1, 2, 3 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जितने भी गैसें आप रखेंगे, एक दाब हो, एक ताप हो, एक आयतन हो, तो उसमें उनके अणुओं की संख्या भी बराबर रहेगी, चाहे वो अणु छोटे हो या बड़े हो, ये अलग बात है। जैसे आप हाइड्रोजन के अणु कहेंगे तो बहुत छोटा साइज का है, नाइट्रोजन के अणु कहेंगे तो उससे बड़ा साइज का रहेगा, ऑक्सीजन का अणु कहेंगे तो उससे भी बड़ा साइज का रहेगा, क्लोरीन का अणु उससे भी बड़ा साइज का रहेगा। अणुओं का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर समान ताप, दाब और आयतन में रखे हो तो उतने में अणुओं की संख्या बराबर रहेगी। साइज छोटे बड़े हो सकते हैं अणुओं के, लेकिन उनकी संख्या बराबर रहेगी। ये एक बहुत बड़ी बात बताई थी इन्होंने उस समय के हिसाब से एवोगैड्रो ने। एवोगैड्रो ने परमाणु और अणुओं के बीच अंतर की व्याख्या की, जो आज आसानी से समझ में आती है। परमाणु अणु तो आज आप बहुत अच्छे समझते हो, और परमाणु संरचना हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जल बनाने की अभिक्रिया को दोबारा देखें तो कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 आयतन और ऑक्सीजन का 1 आयतन आपस में संयुक्त होकर जल के 2 आयतन देते हैं। देखिए, है ना,
हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 ये मिलते हैं तो जल के 2 आयतन बनते हैं क्योंकि जुड़ जाते हैं, है ना। और ऑक्सीजन का लेस मात्र भी नहीं बचता है। चित्र 1.9 में ध्यान दीजिए कि प्रत्येक, देखिए यहां पर है हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन के 1, मतलब हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 मिलके जल वाष्प के 2 आयतन बनाए हैं। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि इसमें आप देखिए कि हाइड्रोजन के जब अणु आपने प्रयोग किए तो अणु में हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में जुड़े थे, यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं, लेकिन जब एक क्रिया करते हैं तो एक ऑक्सीजन के साथ ऐसे अलग अलग 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। इसको ध्यान दीजिए आप, ऐसा नहीं जुड़ा है कि 2 हाइड्रोजन जुड़े हो उसके बाद ऑक्सीजन जुड़ा हो, ऐसा नहीं है। एक ऑक्सीजन के साथ अलग अलग 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसलिए इसके 2 और इसके 1 आयतन, टोटल 3 आयतन होने चाहिए, लेकिन वो हुआ 2 ही आयतन। ठीक है, तो यहां पर आप दीजिए, चित्र में ध्यान दीजिए कि प्रत्येक डिब्बे में अणुओं की संख्या समान है। अगर आप इसमें समान ताप और दाब देख रहे हैं तो अणुओं की संख्या देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। 1 2 नहीं, मतलब 10 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 डबल हो गए। क्यों डबल हो गए? क्योंकि ये ऑक्सीजन से ब्रेक हो गए ना, एक एक ऑक्सीजन प्रयोग हुए हैं और यहां पर एक ऑक्सीजन के साथ ये 2 हाइड्रोजन के अणु, मतलब एक एक हाइड्रोजन के अणु जुड़े हैं, तो टोटल 10 यहां पर आपको जल वाष्प के जल के अणु मिले। ठीक है, तो इस तरह से क्रिया हो रही है। वास्तव में एवोगैड्रो ने इन परिणामों की व्याख्या अणुओं को बहुपरमाणुक मानकर की। तो देखिए उस समय के हिसाब से कितनी बड़ी बात बताई इन्होंने कि एक अणु एक से ज्यादा परमाणुओं से मिलकर बनी है। जैसे आपने देखा कि जल का एक अणु यहां पर 3 परमाणुओं से मिलकर बना है, एक ऑक्सीजन से और 2 हाइड्रोजन से। तो ये बातें उस समय के हिसाब से बहुत एडवांस थी। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को द्विपरमाणुक माना जाता जैसा कि अभी है, तो ऊपर दिए गए परिणामों को समझना काफी आसान हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि हाइड्रोजन में भी 2 परमाणु है, ऑक्सीजन में भी 2 परमाणु है, और जब वो जुड़े तो एक ऑक्सीजन में 2 परमाणु जुड़ते चले गए। परंतु उस समय डाल्टन और कई अन्य लोगों का यह मत था कि एक जैसे परमाणु आपस में संयुक्त नहीं हो सकते हैं और हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के 2 परमाणु वाले अणु उपस्थित नहीं हो सकते। देखिए एवोगैड्रो ने जो बताया कि एक अणु में एक से ज्यादा परमाणु हो सकते हैं, लेकिन इस बात को उस समय डाल्टन जैसे कुछ साइंटिस्ट नहीं मानते थे कि एक अणु में 2 परमाणु हो सकते हैं। इस बात को डाल्टन नहीं मानते थे। ठीक है, यानी कि H2 या O2 हो सकते हैं, यह बात नहीं मानते थे। एवोगैड्रो का प्रस्ताव फ्रांसीसी जर्नल डी फिजिक में प्रकाशित हुआ। सही होने के बाद भी इस मत को बहुत बढ़ावा नहीं मिला, क्योंकि अगर डाल्टन जैसे व्यक्ति का मत इसमें मैच नहीं कर रहा है तो फिर वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो सकता था, क्योंकि उस समय डाल्टन का नाम ज्यादा पॉपुलर था, वो बड़े साइंटिस्ट माने जाते थे, तो उनकी बात लोगों ने ज्यादा सुना। तो इन्होंने जर्नल डी फिजिक, एक फ्रांसीसी जर्नल आप समझते होंगे, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे पत्रिकाएं होती है ना, मैगजीन्स है ना, जैसे कि सरिता, मनोरमा, इंडिया टुडे है ना, या आपका बायोलॉजी टुडे, केमिस्ट्री टुडे, फिजिक्स फॉर यू, ये सब मिलते हैं ना, वैसी जर्नल्स होते हैं, वो भी मैगजीन्स टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें छपते हैं रिसर्च पेपर्स। जैसे मान लो मैंने कुछ रिसर्च किया, मान लो मैंने इस पे रिसर्च किया, कुछ नया फाइंडिंग किया, जो भी किया उसको एक पेपर में लिखा 2 4 5 10 पेज का, और उसको छपवा दिया, तो वो छपेगा जर्नल में। अलग अलग टॉपिक के, अलग अलग सब्जेक्ट के बहुत सारे जर्नल्स होते हैं। आजकल तो लाखों जर्नल्स हैं, है ना, और ज्यादातर ऑनलाइन हो गए हैं। ऑनलाइन का मतलब सिर्फ आप कंप्यूटर में उसको पढ़ लीजिए। पहले वो छप के आते थे, वो महंगा पड़ता था। ठीक है, बड़े बड़े लाइब्रेरी जहां ज्यादा फंडिंग होती थी वहीं पर वो जर्नल मिल पाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन आजकल ऑनलाइन हो गया, आप इंटरनेट चालू करिए, दुनिया का कोई भी जर्नल आप पढ़ लीजिए, ये फैसिलिटी हो गई है। तो आज लाखों जर्नल पब्लिश होते हैं, जिनमें से कुछ जर्नल हैं जो बहुत पॉपुलर है, जैसे एल्सेवियर कंपनी है या स्प्रिंगर है ना, भारत में करेंट साइंस है ना, इनके जो जर्नल हैं वो बहुत पॉपुलर होते हैं, और जिस जिस फील्ड में ये जर्नल निकलते हैं उनके साइंटिस्ट लोग उनको पढ़ते ही हैं। ठीक है, ऐसा है, जो उस पर काम करते रहते हैं। तो एवोगैड्रो का नियम जो था वो एकदम सही था, लेकिन उस समय डाल्टन के जो मत थे उनसे थोड़ा भिन्न हो गया। डाल्टन का मत था कि एक अणु में एक जैसे 2 परमाणु नहीं हो सकते, जैसे H2 नहीं हो सकता, O2 नहीं हो सकता, इस टाइप का मानते थे वो। हालांकि हो सकते हैं, आज हम जानते हैं,
मतलब डाल्टन उस समय गलत है, एवोगैड्रो सही थे। लगभग 50 वर्षों के बाद 1860 में जर्मनी में एक जगह का नाम है कार्लसरूह में रसायन विज्ञान पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आहूत हुआ ताकि कई मतों को सुलझाया जा सके। देखिए, इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं कि बहुत सारे साइंटिस्ट आके एक जगह जुटते हैं, है ना। ये स्टेट लेवल में भी हो सकता है, नेशनल लेवल में हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल में हो सकता है। जिस लेवल में भी रखेंगे उस लेवल के साइंटिस्ट वहां पर आते हैं, जुटते हैं और अपनी अपनी बातें करते हैं। तो वैसा ही एक कॉन्फ्रेंस हुआ, ठीक है, जर्मनी में, और उसमें इन चीजों को सुलझाने की कोशिश की गई। स्टेनिस्लाउ, नाम भी थोड़ा अजीब हो जाता है जी पढ़ने में, केनिजारो के नाम से हम इसको जानते हैं, आपको मालूम होगा, ने रसायन दर्शन पर विचार प्रस्तुत करते समय एवोगैड्रो के कार्य के महत्व पर बल दिया। तो केनिजारो का जो नियम था, जिसको हम बाद में और भी कई चीजों में पढ़ेंगे, आप देखेंगे केनिजारो को, ऊष्मा गतिकी वगैरह में कई जगह हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो उनके मत का मतलब एवोगैड्रो के मत का इन्होंने समर्थन किया और कहा भाई कि इन्होंने जो कहा कि एक अणु में एक से ज्यादा परमाणु हो सकते हैं, वो एकदम सही है, और डाल्टन का कहना गलत है। इस बात को इन्होंने जोड़ दिया था केनिजारो ने, ठीक है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब डाल्टन ने क्या सिद्धांत दिया, देखिए, डाल्टन ने जो कहा परमाणु के बारे में कि परमाणु मतलब अविभाज्य कण है, उसको हम काट नहीं सकते, सबसे छोटा है ना, इसी से अणु बने होते हैं, ये सारी चीजें कही। और जैसा मैंने कहा था कि इन्होंने जब ये चीजें बताई, उससे करीब 2500 वर्ष पहले भारत में एक ऋषि हुआ करते थे, कणाद, महर्षि कणाद, जिनको आचार्य कश्यप के नाम से भी जानते थे। उन्होंने इन चीजों को पहले ही अपने वैशेषिक दर्शन में उनको लिख दिया था, ठीक है। और उसी पुस्तक को ये लेके गए थे और उसी से इन्होंने रिसर्च करके इस नियम को दोबारा इन्होंने लॉन्च किया था, और आज हम इस नियम को डाल्टन के नाम से जानते हैं, जबकि हमारे भारतीय ऋषि ने इनको पहले ही बता दिया है, और इस बात को ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये दुर्भाग्य है भारत का। हालांकि द्रव्य के छोटे अविभाज्य कणों, जिन्हें एटॉमॉस अर्थात अविभाज्य कहा जाता था, द्वारा बने होने के विचार की उत्पत्ति ग्रीक दर्शन शास्त्री डेमेक्रिटस 460 से 370 बीसी। देखिए, ये बिफोर क्राइस्ट, इसको आप समझते हैं ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है आज जो 2020 है, ये ईसवी है। इसको नीचे उतार के 0 कर दो और 0 से पीछे ले जाओगे तो ईसा पूर्व होता है। तो आज से करीब 2480 साल से 2390 साल के बीच में इनकी जो बात है देखा तक गया था। इन्होंने जो दिया था डेमेक्रिटस का ईयर दिया है, मतलब डेमेक्रिटस जो है ये आज से करीब 2500 साल पहले हुआ करते थे। आप ये समझ लीजिए, सीधा सीधा कैलकुलेशन। उस समय से ही विचार आ रहा है कि एटॉमियो, देखिए एटम का नाम जो है एटॉमियो से लिया गया था। ए का मतलब नहीं, मतलब विदाउट, टॉमियो मतलब काटा जाना, जिसको काटा नहीं जा सकता वो एटम था, उसी पे एटॉमॉस, ठीक है, यही नाम एटॉमॉस है। और एटॉमॉस का मतलब होता है जिसको काटा नहीं जा सकता, है ना। इसको ऐसा कर लीजिए तो एटॉमॉस हो जाएगा, ठीक है। परंतु कई प्रायोगिक अध्ययनों जिन्होंने उपरोक्त नियमों को जन्म दिया के फलस्वरूप इस पर फिर से विचार किया जाने लगा, ठीक है। तो बहुत पहले 2400-2500 साल पहले डेमेक्रिटस ने ये चीज बता दिया था, लेकिन फिर से इस पे अध्ययन किया गया। जॉन डाल्टन का ईयर आप देख लीजिए 1776-1884, तो करीब ये 2200 साल बाद जो है ये फिर से डिस्कवर हुआ, और इसको हम आज के डेट में परमाणु सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब देखिए कि इतने बड़े चीजों में इन्होंने जो लिखा है वो डेमेक्रिटस के बारे में तो लिखा है, लेकिन हमारे कणाद के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा है। शुरू वाले क्लास में मैंने आपको जरूर कणाद के बारे में थोड़ा सा बताया है, इसी में शुरू के क्लास में, ठीक है। सन 1808 में डाल्टन ने रसायन दर्शन शास्त्र की एक नई पद्धति, ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित तथ्य प्रकाशित किए थे, प्रस्तावित किए थे, ठीक है। तो रसायन दर्शन शास्त्र, देखिए
आपने पीएचडी का नाम सुना होगा, एक डिग्री होती है जो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो लोगों को नहीं मालूम है और उसको आप लोगों को बताना चाहते हो, लोगों को समझाना चाहते हो, तो एक प्रकार से दर्शन शास्त्र कहलाता है। चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे आर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे कॉमर्स से रिलेटेड हो, कहीं पर भी आप ऐसी कोई चीज बताना चाहते हो जिसको लोग नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, और आप उनको मनाना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो फिर वो दर्शन शास्त्र कहलाता है। तो केमिस्ट्री में एक दर्शन इन्होंने प्रस्तुत किया, मतलब एक नई चीज प्रस्तुत की जिसको लोगों को ये समझाना चाहते थे। ठीक है, तो क्या, पहला, द्रव्य अविभाज्य परमाणुओं से बना है, मतलब जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता। वैसे मैं आपको बताऊं, भले ही आज हम परमाणुओं को जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि परमाणु को हमने काटा है या परमाणु को तोड़ा है। एक्चुअली परमाणु आज भी अविभाज्य है। ये अलग बात है कि परमाणु किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हम जानते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमने परमाणु को तोड़ के प्रोटॉन बनाया है या परमाणु को तोड़ के इलेक्ट्रॉन बनाया है, ऐसा नहीं है। परमाणु के अंदर से हमने निकाला है, ये है। तो एक्चुअली तो परमाणु आज भी अविभाज्य है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। फिर भी आज मानते हैं कि परमाणु से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और छोटी चीजों को जान चुके हैं। किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के एक समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता होती है। मतलब यह है कि कोई भी तत्व जो बना है, जैसे मान लो हाइड्रोजन बना है, तो हाइड्रोजन के अंदर जितने भी परमाणु रहेंगे, हाइड्रोजन गैस है, उसके अंदर जितने भी परमाणु हैं हाइड्रोजन के, वो सभी चीजों में एक जैसे हैं। उनका द्रव्यमान एक जैसा है, उनके गुण एक जैसे हैं। लेकिन ये किसी दूसरे चीज से, जैसे नाइट्रोजन से अलग रहेगा या ऑक्सीजन से अलग रहेगा। एक तत्व के परमाणु आपस में एक जैसे हैं, दूसरे तत्व के परमाणु वो आपस में एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों में भिन्नता है। मतलब हाइड्रोजन के परमाणु नाइट्रोजन के परमाणु से अलग हैं, ये कहना है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो उन्हें बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। तो एकदम सही है कि परमाणु को सिर्फ हम रीअरेंज करते हैं। जैसे अभी आपने क्या कहा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो आपने H2O बनाया। तो वहां पर आपने देखा ना कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए थे, H है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े हुए थे, O। लेकिन जब ये बने तो एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन ऐसे जुड़ गए, तो ये रीअरेंजमेंट हुआ ना, देख सकते हैं। यहां पर हाइड्रोजन आपस में जुड़े थे, ऑक्सीजन आपस में जुड़े थे, लेकिन जब रीअरेंज हुए तो दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अलग अलग जुड़े। तो इस तरह से रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो उन्हें बनाया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। तो जो भी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो सिर्फ भाग लेते हैं, वो न तो कहीं से बन के आते हैं न दोबारा वो बनाए जा सकते हैं। जो चीजें हैं वो हैं, बस वो वैसे ही रहेंगे। डाल्टन के इस सिद्धांत से रासायनिक संयोजन के नियमों की व्याख्या की जा सकी, यद्यपि इसे गैसीय आयतनों के नियम की व्याख्या नहीं की जा सकी। ठीक है, रासायनिक संयोजन तो हम समझ गए। ठीक है, रासायनिक संयोजन कैसे होते हैं कि तो एक से अधिक प्रकार के परमाणु आपस में मिलते हैं तो अणु बनते हैं, ये रासायनिक संयोजन है। लेकिन गैस के निश्चित आयतन का अनुपात जो आपने पढ़ा गेल-लुसाक का, वो इससे प्रूफ नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा गेल-लुसाक और डाल्टन के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहा है। यह परमाणुओं के संयोजन के कारण भी नहीं बताया जा सकता, जिसकी बाद में अन्य वैज्ञानिकों ने व्याख्या की। मतलब यह कि आपने कह तो दिया कि परमाणु आपस में संयोजन करते हैं, जैसे H2 और O2 संयोजन करके H2O बनाते हैं, लेकिन ये क्यों किए, इनके आपस में क्रिया करने का क्या कारण है, यह चीज डाल्टन नहीं बता पाए। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये मैंने हिंदी मीडियम में बनाना चालू किया है, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से मैं नहीं बना पा रहा था। अगर हो सके तो आप अपने हिंदी मीडियम के दोस्तों में और जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स में हो, आप कृपया उनको शेयर कर दें, जिससे ये थोड़ा सा आगे सर्कुलेट होता रहे। ठीक है, इससे मेरे चैनल को भी फायदा होगा आपके हेल्प से और वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।